हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, 12th क्लास में आज हम एक अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और देखेंगे बच्चों लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को भी। तो देखिए, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये कब आई? देखिए, जो मेंडल साहब थे इन्होंने अपने लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट ये किसकी बात कर रहे थे बच्चों? ये बात कर रहे थे फैक्टर की, ठीक है। बट बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो वो फैक्टर की बात कर रहे थे वो असल में फैक्टर नहीं थे, वो क्या थे बच्चों? जीन थे। तो इन्होंने अपना जो वर्क था, मेंडल ने आई थिंक 18 में अपना वर्क पब्लिश किया, 1865 अराउंड शायद दिया हुआ है। तो उसके काफ़ी सालों बाद तक, 35 से 40 साल तक इनके काम पे किसी का ध्यान नहीं गया। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था बच्चों सटन। तो उन्होंने फिर, वो भी साइंटिस्ट थे तो वो भी डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने अपना काम किया है वो कैसा है। वो क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मेंडल जिस चीज को फैक्टर बोल रहे थे, असल में वो फैक्टर नहीं होके क्या था बच्चों? जीन थे। उसको क्या बोल रहे हैं आज के टाइम में हम? जीन। मेंडल बोलते थे कि क्या है कि ट्रेट इज पास थ्रू वन जनरेशन टू जनरेशन थ्रू अ डिस्क्रीट यूनिट उसको बोल रहे थे वो क्या बच्चों? फैक्टर। बट आज के टाइम में ये फैक्टर ना होके इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीन, ठीक है। तो इसी जीन के कॉन्सेप्ट से आया बच्चों क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम ही किसी भी पर्सन में क्या होते हैं? कैरियर होते हैं इंफॉर्मेशन के, जिसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इन्होंने ही फिर एक थ्योरी दी जिसको बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस इज अ पासिंग ऑफ द कैरेक्टर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इनहेरिटेंस इज अ पासिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? ट्रांसफर आप लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब है क्रोमोसोम की थ्योरी कि ऐसा क्या था। तो देखिए बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे जीन और क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो जीन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के छोटे से सेगमेंट, ये क्या है बच्चों? क्रोमोसोम। सॉरी, इसको आप बना लीजिए ऐसे, यहाँ बनेगा ये क्रोमोसोम। तो डीएनए का कोई सेगमेंट होगा, उस पे यहाँ पे जो एक पोर्शन है जो कि हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलेंगे बच्चों जीन, ठीक है। अब क्रोमोसोम तो आपको पता ही है, ये होते हैं एक बटरफ्लाई शेप के। तो इसमें भी क्या है? कैरेक्टर है। तो जो जीन होते हैं बच्चों, वो भी क्या होते हैं? पेयर में मिलते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं ना बच्चों, तो बच्चों चाहे जीन हो चाहे क्रोमोसोम हो, ये दोनों ही किस में मिल रहे हैं बच्चों? पेयर्स में। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये ट्रांसफर करेंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। ये कैसे जाएंगे बच्चों? पेयर में। मतलब दो के जोड़े में ही जाते हैं, पेयर में। ये भी पेयर में मूव करेगा, ये भी पेयर में मूव करेगा। आप ये बात याद रखिए। और ये अलग होते हैं एट द टाइम ऑफ म्योसिस। कब होते हैं बच्चों? म्योसिस के टाइम ही दोनों में क्या होता है बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। देखिए, आपकी बुक में तो बहुत सारी राम कथा दी गई हुई है, उन सबको पढ़े आप तो शायद वो चीज़ें आपको क्लियर ना हो। बट मैं जो आपको बता रही हूँ ये पॉइंट टू पॉइंट
अगर इन चीज़ों को आप याद रख लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चाहे क्रोमोसोम हो चाहे जीन हो, ये किस में मिल रहे हैं बच्चों, पेयर में मिल रहे हैं और एक साथ ही जाते हैं। बट क्या होता है एट द टाइम ऑफ मेयोसिस, मेयोसिस और माइटोसिस क्या है बच्चों, सेल डिवीजन की साइकिल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, दिस इज रिडक्शन डिवीजन या मेयोसिस बोलेंगे। और एक होता है बच्चों माइटोसिस जिसमें पेरेंट कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मेयोसिस एट द टाइम ऑफ मेयोसिस ये क्या करेंगे बच्चों, क्रोमोसोम ये क्या करेंगे बच्चों, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे और कोई भी, ये देखिए ये आगे, तो ये अलग अलग हुए, दोनों पेयर कैसे होंगे बच्चों, एक दूसरे से अलग होंगे। और जो ये पार्ट है वो इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला यहाँ भी जा सकता है। तो देखिए इसको हम कुछ इस टाइप का बना देती हूँ मैं, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। तो जब ये इसके साथ जाएगा तो ये ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसे हो गया और ये नीचे वाला प्लेन रह गया। दूसरे क्रोमोसोम पे ये नीचे वाला पार्ट ऐसा हो गया, ये सेम रह गया। तो कोई भी क्रोमोसोम किसी के साथ भी जुड़ सकता है या अलग हो सकता है। मतलब अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा, वो इसके साथ भी जा सकता है या इसके साथ भी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन में कितने स्टेजेस होती हैं बच्चों, 5, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो मेटाफेज पे जाके ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं, ये दिस इज अ मेटाफेजिक प्लेट, चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक मेटाफेजिक प्लेट है। और यहाँ पे ये क्रोमोसोम एक सेंटर में अलाइन होते हैं और कोई सा भी क्रोमोसोम किसके साथ भी जा सकता है, ये फ्रीली मूव करते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि कोई भी क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए क्या है बच्चों, फ्री है। ये कैसे भी आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, मूव कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट आया किसका बच्चों, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के बेसिस पे ही क्या आया बच्चों, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी बात हुई है कि कोई भी क्रोमोसोम किसी के साथ भी जुड़ सकता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली वो जा सकता है। अब बात आती है बच्चों लिंकेज की। पहले हम समझेंगे लिंकेज क्या होता है। देखिए ये मेरा क्या है, एक क्रोमोसोम है या एक जीन कर लें, एक जीन ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये पेयर में होंगे, मैंने सिंगल सिंगल बताया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस क्रोमोसोम पे एक जीन मेरा ये प्रेजेंट है, तो ये और कुछ इसके यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जीन ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है बच्चों हाइट को, ये वाला जीन। और जो ये वाला जीन है ये डिनोट कर रहा है मेरी आई कलर को, ठीक है। ये कर रहा है हाइट को, ये कर रहा है मेरी आई के कलर को, ये कर रहा है ये मतलब हमारा अपीयरेंस बोल लीजिए या हेयर की कलर कोई कर लीजिए, ये इसको कर लीजिए हेयर को, ठीक है। यहाँ भी हेयर का कलर हो सकता है कोई सा भी। अब आप देखिए जब हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, हमने देखा रहे थे कि ये यहाँ से भी मूव कर सकता है, ये यहाँ से भी मूव कर सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। बट आप देख रहे हैं ये दोनों थोड़े कैसे हैं बच्चों, दूर दूर हैं। तो इस जीन के साथ जाने के चांसेस कैसे होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। जाने को तो ये वाला कलर यहाँ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी मूव कर सकता है, बट एक अपना लॉजिक भी लगाइए कि
ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर के साथ जाने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे क्या है बच्चों, सिचुएटेड है। समझ रहे हैं बात को? देखिए ये एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं दो कैरेक्टर, जो हाइट को डिनोट कर रहा है और दूसरा आई कलर को डिनोट कर रहा है, और दूसरा वाला हेयर को कर रहा है, और ये भी आप कर लो, ये भी इसका कर लो आई कलर का। ये ब्लू हो सकती है और ये ब्लैक हो सकती है। इसे भी हेयर ही हाइट ही कर लो, हाइट, ठीक है। ये टॉल हाइट हो सकती है और ये शॉर्ट हाइट वाला कैरेक्टर कोई हो सकता है। तो आप देखिए ये एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे जब ये सिचुएटेड हैं दो कैरेक्टर, तो इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एक साथ जाने की एज कम्पेयर टू इसके। जानने को ये जा सकता है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अगर रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर ट्रांसफर होगा कैरेक्टर का, तो ये कैरेक्टर एक साथ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू इसके। अगर कहीं इनहेरिटेंस हुए तो ये देखिए हाइट का और ब्लू आई वाला एक साथ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू डार्क हाइट का, शॉर्ट हाइट का या ब्लैक आई का। बट ये भी हो सकता है कि जो टॉल हाइट हो और आई का कलर कैसा हो जाए, ब्लैक, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी इन दोनों की ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। अब देखिए ये चीज तो हो गई हमारी क्लियर। अब एक चीज और होती है, अगर इसी के पास, इस हाइड के पास एक और जीन हो, ठीक है, जो मेरी क्या बोलते हैं, मेरे ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि मेरी ईयर का कलर कैसा है, मेरा ईयर कैसा है, ईयर का पिन्ना बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, या मेरी नोज, ईयर ले सकते हो या आप ले लीजिए नोज, ले लीजिए नोज को जो डिफाइन करेगा वो जीन आप ले सकते हैं, या आपका बॉडी का कलर, मिलेनियन का पिगमेंट कैसा रहेगा। तो हमने ले लिया ये वाला हाइट, ये हाइट वाला जीन था, इसी के पास आ गया ये नोज वाला जीन। तो देखिए जब ये दोनों जीन दूर थे इसके, तो इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ कैसी हो जा रही थी बच्चों, कम। मतलब ये आपस में तो एक साथ जा सकते हैं, बट ये वाला नहीं जाएगा, इसकी जा सकता है बट पॉसिबिलिटी कम है। अगर ये दोनों जीन पास में हो गए तो ये इनकी जाने की पॉसिबिलिटी इस वाले जीन से भी ज्यादा है। समझ रहे हैं बात को? कि मतलब जो डिस्टेंस होती है जीन की वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, तो इनकी डिस्टेंस एज कम्पेयर टू इसके पास में है। बट अगर एक और जीन इस हाइट वाली की नोज के पास वाले जीन के पास ही आ जाए, दोनों जीन हाइट का और जो नोज को डिफाइन कर रहे हैं वो जीन एक ही पोजीशन पे पास ही हो, तो वो एक साथ ज्यादा मूव करेंगे एज कम्पेयर टू आई कलर। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी जीन किसी के साथ भी बच्चों जा सकता है, बट जो क्लोजली रिलेटेड जीन होते हैं वो एक साथ ज्यादा मूव करते हैं। मतलब लिंकेज में क्या है बच्चों, क्लोजनेस। लिंकेज का मतलब ही क्या है बच्चों, क्लोज, मतलब क्लोजली रिलेटेड जीन्स, मतलब इनकी हाई पॉसिबिलिटी है एक साथ, हाई पॉसिबिलिटी है इनकी, कैसे है बच्चों, हाई पॉसिबिलिटी है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की। अगर क्लोजली रिलेटेड जीन है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्यादा जा पाएंगे। अगर ये हाइट और नोज वाला जीन एक दूसरे के पास है तो इनकी पॉसिबिलिटी इस वाले जीन से कैसी है, थोड़ी कम है। और अगर ये वाला नोज वाला नहीं है तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी इससे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ये किस पे मैटर कर रहा है बच्चों, लिंकेज, डिस्टेंस पे। यहाँ क्या मैटर करता है बच्चों, डिस्टेंस। मतलब लिंकेज में अगर डिस्टेंस कम है दो जीन के बीच में तो वो एक साथ
लिंक होके दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। अगर लिंकेज ज़्यादा है तो जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इधर से निकलकर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं बच्चों हम रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेशन। देखिए, अगर ये दोनों जीन एक साथ जा रहे हैं तो इसकी कैरेक्टर कैसा होगा इस जीन का? इसकी टॉल हाइट भी हो सकती है और नोज कैसी हो सकती है, नोज का कैरेक्टर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट बना। रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू टाइप का कैरेक्टर बन गया। देखिए, इसमें हाइट भी थी, नोज भी थी, और जो आई थी वो कैसी थी? ब्लू। अब इसमें ब्लू आई नहीं हुई तो दूसरी आई हो सकती है। तो लिंकेज से ही निकल कर आता है बच्चों रिकॉम्बिनेशन। तो जिसमें लिंकेज पास पास होगा, मतलब जो वो जीन एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होंगे, जिसमें लिंकेज बहुत ज़्यादा होगा, क्लोजली रिलेटेड जीन आपस में पास पास होंगे तो लिंकेज सबसे ज़्यादा, तो रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उसके कैसे होंगे बच्चों? कम हो जाएंगे। क्योंकि जब ये क्लोजली रिलेटेड जीन है तो कहीं भी जाएंगे ये एक साथ ही जाएंगे। तो वेरिएशन के चांसेस कैसे हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेशन के बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कि अगर हाइट वाला जीन ये है और आई कलर का जीन ये है तो इनका डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया, तो लिंकेज अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जहाँ लिंकेज ज़्यादा होगा वह रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनना है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ लिंकेज क्या है बच्चों? कम। तो टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की थी ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला होती है मधुमक्खी, उसके ऊपर इन्होंने लिंकेज को स्टडी किया। क्योंकि जो ड्रोसोफिला होती है इसकी लाइफ स्पैन कैसा है बच्चों? कम होता है, अप्रॉक्स 1 वीक का होता है, और इसी में आप इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को इजीली सीन कर सकते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को स्टडी किया किस पे? ड्रोसोफिला पे। किस पे किया बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख लीजिए। ड्रोसोफिला पे क्या स्टडी किया है बच्चों? लिंकेज टी.एच. मॉर्गन ने। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि ड्रोसोफिला पे कौन सा फिनोमेना स्टडी किया गया किस साइंटिस्ट के द्वारा? तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को पे क्या स्टडी किया है बच्चों? लिंकेज। तो इसी के साथ आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ये आप याद रखिएगा कि टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज स्टडी किया था बच्चों इस पे? ड्रोसोफिला पे। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और थोड़े बहुत ही टॉपिक इसमें रह गए हैं बहुत, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों थोड़ा बड़ा भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इन चीज़ों को आप तुरंत के तुरंत समझते जाइए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। जब तक के लिए वीडियोस को आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।